सब्सक्राइब करें ऋषि भारद्वाज चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। सन 1967 हमारे देश के सैनिकों की दिन की शुरुआत सीमा पर गश्त के साथ शुरू होती थी। इस दौरान दोनों देशों के फौजियों के बीच कुछ न कुछ तू मैं शुरू हो जाती थी। चीन की तरफ से सिर्फ इनका राजनीतिक कमिश्नर ही टूटी फूटी अंग्रेजी बोल सकता था। उसकी पहचान थी, उसकी टोपी पर लाल कपड़ा लगा रहता था। दोनों देशों की तरफ के सैनिक एक दूसरे से मात्र 1 मीटर की दूरी पर ही खड़े रहते थे। वहां पर एक नेहरू स्टेशन हुआ करता था। ये वही जगह थी जहां से होकर जवाहरलाल नेहरू 1958 में ट्रैक करते हुए भूटान में दाखिल हुए थे। थोड़े दिनों के बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हो रही कहासुनी धक्का मुक्की में बदल गई और 6 सितंबर 1967 को भारतीय सैनिकों ने चीन के राजनीतिक कमिश्नर को धक्का देकर गिरा दिया था, जिसमें उसका चश्मा टूट गया था। चीन के सरकारी मीडिया ने यह कभी नहीं बताया कि सन 1967 में चीन की सेना की किस तरह हार हुई थी। चीन बस 1962 का राग अलापता नहीं थकता है। उसे पता है कि अगर 1967 का किस्सा अगर सबके सामने आएगा तो विश्व स्तर पर उसकी बहुत किरकिरी होगी। सन 1967 के युद्ध में चीन के 300 से अधिक सैनिकों की मौत हुई थी और जबकि भारत को सिर्फ 60 से 65 सैनिकों का नुकसान हुआ था। 1962 की लड़ाई के बाद भारत और चीन ने एक दूसरे के यहां से अपने राजदूत वापस बुला लिए थे। उसके बाद चीन ने शिकायत की कि भारतीय सैनिक उनकी भेड़ों का झुंड को भारत में हाँक कर ले गए हैं। उस समय विपक्ष की पार्टी भारतीय जन संघ ने अजीब और गरीब तरीके से विरोध करने का फैसला किया। उस समय पार्टी के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, नई दिल्ली में शांति पथ स्थित चीन के दूतावास के घर में भेड़ों के एक झुंड को लेकर घुस गए थे। भारत ने चीन को नाथुला खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। इससे पहले 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जब भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगा था तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान गुप्त रूप से चीन के पास गए और उन्होंने चीन से अनुरोध किया भारत पर सैनिक दबाव बनाए। लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी के लेखक मेजर जनरल वी.के. सिंह बताते हैं, इत्तेफाक से मैं इस दिनों सिक्किम में ही तैनात था। चीन ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत को एक तरह से अल्टीमेटम दिया कि वो सिक्किम की सीमा पर नाथुला और जेलेपला की सीमा की चौकियों को खाली कर दे। जनरल सिंह आगे कहते हैं, उस समय हमारी मुख्य रक्षा लाइन धंगू पर थी और मुख्यालय के जनरल बेबूर ने जनरल सगत सिंह को आदेश दिया कि आप इन चौकियों को खाली कर। जनरल सगत सिंह ने कहा कि इसे खाली करना बहुत ही बेवकूफी होगी। नाथुला ऊंचाई पर है और वहां से चीनी क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखी जा सकती है। उन्होंने कहा, अगर हम उसे खाली कर देंगे तो चीनी आगे बढ़ जाएंगे और वहां से सिक्किम में हो रही गतिविधि को साफ साफ देख पाएंगे। आप पहले ही मुझे आदेश दे चुके हैं कि नाथुला को खाली करने का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ मेरा रहेगा। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा। दूसरी तरफ 27 माउंटेन डिवीजन ने, जिसके अधिकार क्षेत्र में जेलेपला आता था, वो चौकी खाली कर दी। चीन के सैनिकों ने फौरन आगे बढ़कर उस पर कब्जा भी कर लिया। चौकी आज भी चीन के नियंत्रण में है। इसके बाद चीनियों ने 17 असम राइफल की एक बटालियन पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें
उसके 2 सैनिक मारे गए। सगत सिंह इस बात पर बहुत नाराज हुए और उन्होंने उसी समय तय कर लिया कि वो मौका आने पर इसका बदला लेंगे। भारतीय और चीनी सैनिकों में धक्का मुक्की का मुख्य कारण बना। उस समय नाथुला में तैनात मेजर जनरल सेरुथपलियात इंडियन डिफेंस रिव्यू के 22 सितंबर 2014 के अंक में लिखते हैं, नाथुला में दोनों सेना का दिन सीमा पर गश्त के साथ शुरू होता था और इस दौरान थोड़ी बहुत झड़प होने के बाद पार लगाने का फैसला लिया गया। इलाके में तनाव कम करने के लिए भारतीय सैनिक अधिकारियों ने तय किया कि वे नाथुला से सेबुला तक भारत चीन सीमा को डिमार्केट करने के लिए तार की बाड़ लगाएंगे। सितंबर की सुबह 70 फील्ड कंपनी के इंजीनियर्स और 18 राजपूत के जवानों ने बाड़ लगाने का काम शुरू किया, जबकि 2 ग्रेनेडियर्स सेबुला पर आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट से कहा गया कि वो किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सावधान रहें। जैसे ही काम शुरू हुआ, चीन के राजनीतिक कमिश्नर अपने सैनिकों के साथ उस जगह पहुंच गए जहां से ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय प्लाटून के साथ खड़े थे। कमिश्नर ने राय सिंह से कहा कि वो तार बिछाना बंद कर दे, लेकिन उनका आदेश था इनके ऐसे किसी अनुरोध को स्वीकार न किया जाए। अभी अचानक चीनियों ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल रणधीर सिंह, जिन्होंने जनरल सगत सिंह की जीवनी लिखी थी, बताते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह को जनरल सगत सिंह ने आगाह किया था कि वो बंकर में ही रहकर तार लगवाने पर निगरानी रखें, लेकिन वे खुले में ही खड़े होकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे। 7:45 पर अचानक एक सीटी बजी और चीनियों ने भारतीय सैनिकों पर ऑटोमेटिक फायर शुरू कर दिया। राय सिंह को 3 गोली लगी। उनके मेडिकल अफसर उन्हें खींचकर अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर ले गए और मिनटों में ही भारतीय सैनिक खुले में खड़े थे या काम कर रहे थे धराशायी कर दिए गए। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि भारतीय सैनिकों को अपने घायलों तक को उठाने का मौका नहीं मिला था। हताहतों की संख्या इसलिए भी अधिक थी क्योंकि भारत के सैनिक और वहां पर आड़ देने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब सगत सिंह ने देखा कि चीनी असरदार फायरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने तोप से फायरिंग का हुक्म दे दिया। उस समय तोप खाने की फायरिंग का हुक्म देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था। यहाँ तक कि सेना अध्यक्ष को भी यह फैसला लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया, चीन का दबाव बढ़ने लगा, तो जनरल सगत सिंह ने तोपों से फायरिंग खुलवा दिए। इसमें चीन को बहुत नुकसान हुआ। उनके 300 से अधिक सैनिक मारे गए थे। इसके बाद तो पूरे स्तर की लड़ाई शुरू हो गई, जो 3 दिन तक चली थी, जिसमें भारत की विजय हुई और हमारे भारतीय सैनिकों ने सन 1962 में हुए युद्ध में अपनी हार का बदला इसमें पूरी तरह से लिया था। जय हिंद। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें।